हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इस कवर से। और आप सुन रहे हैं अरेंज मैरिज, एक नई शुरुआत। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं पार्ट 37 के साथ। अनिका और अवनी ऑफिसर्स के साथ वहाँ से निकल चुके थे। अवनी जो है रास्ते में कहती है, सर क्या आपका मोबाइल मैं यूज़ कर सकती हूँ? मुझे अपनी फैमिली से कॉन्टैक्ट करनी है। ऑफिसर अवनी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, जी ज़रूर। वो अपना मोबाइल निकालते हैं और अवनी को देते हैं। अवनी जो है पहले सोचती है किसे फ़ोन करे, किसे करे। सोचती है कि पहले अपनी दीदू को करे, फिर सोचती है सिया को करे, फिर सोचती है कि पहले वहाँ की कंडीशन के बारे में जान ले, क्योंकि हम लोग गायब है ना, और जो भी हम पर हमला किया है कुछ ना कुछ तो किया होगा, वरना ऐसे थोड़ी ना होता। वो सोचती है, सोचने के बाद पहले वो सिया को कॉल करती है ताकि वो टेंशन फ्री हो जाए। उसकी भाभी माँ बहुत परेशान हो रही है, ये बात वो अच्छे से जानती है। वो पहले कॉल करती है। वहाँ पे सिया सिया की तबीयत जो है थोड़ी सी बिगड़ गई थी। एक तो माता पिता के जाने की जो चीज़ें थी उसके दिमाग पे हावी थी, और जिससे वो बहुत परेशान थी। और उसके बाद ये अवनी को गायब होना, अवनिका का गायब होना, बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत जो है, उसके सिर में भी दर्द थे, उसको फीवर भी आई हुई थी। और वहाँ पे उसके माता पिता बैठे हुए थे, और उसके माथे पर वो सिया की मम्मी यानी कि चाहत सिंघानिया पट्टी कर रही थी। तभी सिया का फ़ोन बजना स्टार्ट होता है। सिया नींद में थी तो रात सिंघानिया उसका फ़ोन देखते हैं, तो देखते हैं कि वहाँ पे अननोन नंबर शो हो रहा था। वो सोचते हैं उठाएं कि ना उठाएं। आखिर जो भी हो, उनकी बेटी की प्राइवेट लाइफ थी, और ऊपर से शादीशुदा थी, कोई भी कॉल कर सकता है। फिर सोचते हैं कौन है कौन नहीं, अनजान नंबर। उन्हें अभी तक पता ही नहीं था कि अनिका और अवनी गायब है। तो वो कॉल उठा लेते हैं। चाहत सिंघानिया के कहने पर कॉल रिसीव करते हुए अपने कान में लगाते हैं और कहते हैं, हेलो अवनी। जब रात सिंघानिया की आवाज़ सुनती है तो कहती है, अंकल आप? ओह अवनी बेटा, हाँ जी अंकल। ओके, वो मैंने भाभी से बात करने के लिए कॉल किया था। तो रात सिंघानिया कहते हैं, जी वो अभी सो रही है, उनको फीवर है। फीवर? क्या हो गया उन्हें? पता नहीं क्यों डॉक्टर ने कहा कि किसी टेंशन में है, दिमाग पे किसी बात की जोर पड़ी है। ओह अंकल, एक काम कीजिए ना, उनसे मुझे बात करवाइए। अगर मुझसे बात करेंगी ना तो वो शांत हो जाएंगी। अच्छा। राज सिंघानिया कहते, लेकिन मैं कैसे? आप उनके कान के पास ले जाइए ना मोबाइल। तो राज सिंघानिया कहते, ठीक है। उसके कान के पास राज सिंघानिया मोबाइल लेकर जाते हैं। उधर से अवनी बोलना स्टार्ट करती है, भाभी माँ आप टेंशन मत लीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं जल्दी घर आ जाऊँगी, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल सेफ़ हूँ, सुरक्षित भी, और अनिका भी मेरे साथ है। हालांकि मोबाइल स्पीकर पे नहीं था, लेकिन चाहत सिंघानिया सुन लेती है ये बात, और उनकी आंखों में थोड़ी सी टेंशन आ जाती है, घबराहट आ जाती है, ऐसा क्या हो गया। लेकिन हाँ, अवनी की आवाज़ सिया के कानों में जाती है तो सिया कि जैसे मानो धीरे धीरे उसकी बेचैनी शांत होने लगती है। उसके माथे पर जो शिकन थी वो धीरे धीरे शांत हो जाती है। कुछ ही सेकंड बाद वो अपनी आंखें खोलती है और राज सिंघानिया की तरफ देखती है। तभी उसके कान में फिर से आवाज़ आती है, भाभी माँ देखिए आपको बीमार नहीं होनी है, मैं आ रही हूँ, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगी। ये सुनते ही सिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर मोबाइल अपने लेती है, अपने कान में लगाती है और कहती है, बच्चा आप ठीक हो ना? हाँ भाभी माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अनिका अनिका भी मेरे साथ ही है, वो ठीक है। ठीक है, दीदू कहाँ है? तो सिया बताती है कि बेटा किसी का कॉल आया था, धमकी भरी कॉल, वो उनको तुम्हें ढूंढने के लिए। सिया की बातें सुनकर अवनी कहती है, भाभी माँ उन्हें बताया गया है कि तुम्हें किडनैप कर लिया गया। तो सिया बताती है कल दोपहर से। ओके भाभी माँ आप एक काम कीजिए, आप ना इस एड्रेस पर किसी को बोल के बॉडीगार्ड्स और कार भेज दीजिए, मैं अनिका को घर भेज रही हूँ। तो सिया कहती है, तुम कहाँ जा रही हो? तो अपनी दीदू के पास। लेकिन अवनी, भाभी माँ आपकी अवनी इतनी भी कमज़ोर नहीं है, आपको पता है ना आपकी अवनी कौन है और क्या कर सकती है। ऐसे भी कोई भी ऐरा गहरा इंसान आकर आपकी अवनी को चोट नहीं पहुँचा सकता। कल हादसा इसलिए होगी क्योंकि आपकी अवनी थोड़ी सी लापरवाही हो गई थी। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। वो एक्चुअल बात ये है ना भाभी माँ, कल हम लोग भागते हुए एक नदी के किनारे चले गए थे, और वो नदी जो है डैम से जुड़ी हुई थी। डैम का पानी जब छोड़ा ना तो हम लोग नदी पार कर रहे थे, तो उसी चक्कर में हम लोग थोड़ी सी दूर निकल गए थे। लेकिन हम दोनों बिल्कुल ठीक है, हमें कुछ नहीं हुआ है। आप बस गाड़ी भेज दीजिए, मैं अनिका को घर भेज रही हूँ। अनिका जो है अवनी की बातें सुन रही थी। जैसे अवनी ने कॉल कट किया तो अनिका कहती है, कहाँ जा रही हो? अवनी उसको देखती है और कहती है, तुम घर जाओ, ठीक है, मुझे अपनी दीदू के पास जानी है। लेकिन ऐसे निहत्थे निहत्थे
नियति कहा। वो क्या करती है, ऑफिसर से कहती है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं एक और कॉल कर लूँ? तो ऑफिसर कहता है, जी बिल्कुल कर सकते हैं। वो लोग जंगल पार कर रहे थे और बातें वगैरह करते हुए आगे बढ़ रहे थे। अवनी जो है अपने लोगों को कॉल करती है और उससे साइड में जाकर थोड़ी देर बात करती है। बात वगैरह करने के बाद वो फिर एक कॉल करती है जो कि संगठन के लोगों की थी। वो वहाँ कॉल करके सारी सिचुएशन के बारे में पता करती है। तो उसे पता चलती है उसकी बहन ने स्मार्टली, वो कहते हैं ना, शेर की मान में जाने के बाद भी बहुत स्मार्टली वहाँ पे अपनी जाल बिछा चुकी थी। वो चाहकर भी कुछ कर नहीं सकते थे सिवाय उसकी बहन का तांडव देखने के अलावा। अवनी जब ये सोचती है ना, उसके चेहरे पे हंसी आ जाती है और कहती है, आए बड़े अभी कपूर से पंगा लेने के लिए, देखते हैं। चलो अवनी, अब एक बार फिर से अपनी बहन का वो रौद्र रूप देखने का टाइम आ गया है। कितना वेट किया था इस दिन का। तभी अवनी को कुछ याद आता है और मन ही मन कहती है, अरे मैं कैसे भूल गई, मेरी दीदू तो पहले से थोड़ी कमज़ोर हो गई है, मुझे जानी होगी जल्द से जल्द। ये बोलकर वो ऑफिसर के पास आती है और उस जिस नंबर से उसने बात किया था वो सारे नंबर डिलीट कर चुकी थी, सबके सब नंबर। और वो ऑफिसर को मोबाइल देते हुए थैंक यू बोलती है। उसके बाद कहती है कि क्या हम लोग हाईवे तक कब तक पहुंच जाएंगे? तो ऑफिसर बताते हैं कि लगभग 20 मिनट लगेंगे। 20 मिनट, तब तक तो गाड़ी आ जाएगी। ये सोचते हुए वो सभी जो है आगे बढ़ जाते हैं। करीबन 20 मिनट बाद फाइनली वो लोग हाईवे पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे दो तरह की कार्स वहाँ खड़ी थी। पहले ब्लैक कार्स, लगभग 5 कार वहाँ ब्लैक खड़ी थी, और दूसरा वाइट कार्स लगभग वहाँ पे 7 से 8 खड़ी थी। अवनी अवनी जो है ब्लैक कार के पास जाती है, उसकी गाड़ी का दरवाज़ा खोलती है और अनिका को बैठने का इशारा करती है। अनिका अवनी को देख रही थी। अवनी कहती है, क्या हुआ, बैठो। अनिका कहती है, क्या आप हमारे साथ नहीं चलोगे? अवनी अनिका की आवाज़ सुनती है जिसमें थोड़ी सी नरमी थी। ये देखकर उसके कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर खुशी हो रही थी। वो अनिका को देखती है और कहती है, अनिका मैं एक बिजनेस वूमेन के साथ साथ मेरी कुछ और भी आइडेंटिटी है, और मेरा फ़र्ज़ फैमिली के लिए सबसे पहले। मुझे मेरी जो है ना, मेरी दीदू को मेरी बहुत ज़रूरत है। हालांकि वो संभाल सकती है, लेकिन फिर भी मेरी दीदू पहले से बहुत कमज़ोर है। अगर वो पहले वाली दीदू होती ना, तो हम में से किसी भी इंसान की ज़रूरत नहीं थी उनको। फिर भी मुझे मेरी दीदू पर पूरा भरोसा है, वो संभाल सकती हैं, लेकिन मुझे जानी है। अनिका कुछ नहीं कहती। वो गाड़ी में बैठने ही वाली होती है और अवनी वहाँ से मुड़कर जाने ही वाली होती है कि तभी तभी जो है अनिका, जो कि आधी अंदर जा चुकी थी गाड़ी के अंदर, वो बाहर निकलती है। और बाहर निकलते ही वो कुछ कदम आगे बढ़ती है और अवनी को पीछे से हक कर लेती है। ये देखकर अवनी जैसे मानो फ्रीज हो जाती है, जैसे मानो उसको किसी ने स्टैचू बोल दिया हो, एकदम फ्रीज हो जाना, सीधा खड़ी हो जाती है। अवनी अवनी के कानों में अनिका की आवाज़ आती है, जो कि उसकी पीठ से अपना सिर लगाए हुए बोलती है, आई एम सॉरी, मैंने जो कुछ भी किया है अब तक, उसके लिए मैं सच्ची बता रही हूँ, दिल से सॉरी बोलती हूँ। मुझे नहीं पता क्या होगी क्या नहीं होगी, लेकिन मैंने पहले ही बोला था और आज फिर बोलती हूँ, मैं इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती हूँ, मैं इसे निभाना चाहती हूँ। प्लीज़ मेरी बातों को दिल से मत लीजिएगा। अवनी जब ये सुनती है ना, तो उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आती है, लेकिन कुछ देर के लिए वो छिपा लेती है। अनिका की हाथ, जो कि अवनी के पेट पर कमर के पास बंधी हुई थी, उस पर हाथ रखती है, उसको छुड़ाती है और पीछे पलटते हुए अनिका को देखती है। अनिका अनिका जो है नज़रें झुकाई खड़ी थी। अवनी उसके चीन के नीचे अपना हाथ रखती है, उंगली रखती है और थोड़ा सा ऊपर करते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहती, अनिका तुम्हारे पास एक मौका है, तुम अपने प्यार को पाना चाहती हो तो कोशिश करो। मैं अमेरिका जाने वाली थी और मैं जाऊंगी। अब ये सिचुएशन होगी तो थोड़ी सी लेट होगी, 1 दिन लगे 2 दिन लगे, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। तुम्हारे पास पूरी तैयारी करने का पूरे मौका है रावी दी को पाने का। मुझे पता है कि तुम रावी से बहुत प्यार करती हो। रावी का नाम आते ही अनिका की दिमाग में कुछ आता है और वो मन ही मन कहती है, मेरे दिल में प्यार है कि क्या सच में मैं रावी से? लेकिन मैंने तो पूरे दिन, कल भी और आज भी, मैंने एक बार भी उनके बारे में नहीं सोचा। मेरे दिमाग में वो आया ही नहीं। क्या सच में मैं रावी से प्यार करती हूँ या सिर्फ ये अट्रैक्शन है? वो अपने बारे में ही सोच रही थी और अवनी को लगता है कि शायद उसकी बात वो मान रही है।
वो उसके सिर पे हाथ रखती है और कहती है, अनिका, बार बार मौका नहीं मिलती है, तुम्हारे पास मौका है अपने प्यार को पाने का, खुलकर अपनी ज़िंदगी जीने का। जाओ तुम, जाके राविदी का दिल जीतने की कोशिश करो, मैं जल्दी ही चली जाऊँगी, तुम टेंशन न लो। ये बोलकर उसका हाथ पकड़ती है और उसे गाड़ी में बैठा देती है। अनिका तो अपनी वो चीज़ सोच में डूबी हुई थी, रावी के बारे में सोच रही थी, लेकिन क्या ये अट्रैक्शन है, ये प्यार है, ये कुछ और, इन्हीं सब बारे में सोच रही थी। और अवनी ने इतनी सारी बातें बोली, उसका हाथ पकड़ कर उसको गाड़ी में बैठा दिया, गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर दिया और ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट भी कर चुका था, लेकिन अनिका अपने होश में नहीं थी। अवनी ने क्या बोला, क्या नहीं सुना कि नहीं सुना, वो भी पता नहीं। वो कार वहाँ से धीरे धीरे निकलने लगती है, लेकिन कार वहाँ से आगे बढ़ती, लेकिन पता नहीं बीच में झटके सी लगती है, कोई पत्थर था या कुछ और। तो अनिका अपने होश में आती है और खुद को देखती है कि वो तो गाड़ी में बैठी हुई है और वहाँ से निकल रही है। मैं गाड़ी में कब आई? तो ड्राइवर कहता है, सॉरी मैम, मैं गाड़ी में कैसे आई? मैं तो अवनी से बात, मैम उन्होंने आपका हाथ पकड़ के गाड़ी में बैठाया है, आप ठीक है मैम? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन अनिका के दिमाग में क्लिक करती है कि अवनी ने कुछ देर पहले क्या बोला। वो सारी बातें याद करती है और याद करते उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वो अवनी की तरफ देखती है, जो कि वहाँ पर खड़ी होकर उस गाड़ी को, जाती हुई गाड़ी को देख रही थी। अवनी की आंखों में हल्की नमी दिख रही थी अनिका को, और कहीं ना कहीं उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो रात की चीज़ें याद करती है। रात की जब चीज़ें वो याद करती है तो उसके चेहरे पे हल्की सी स्माइल आती है और वो मन ही मन कहती है, मैं मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। वो खुद से कहती है, नहीं, जब मैंने खुद को एक मौका देने का खुद से प्रॉमिस किया है, इस रिश्ते को एक मौका देने के लिए मैंने बोला है, और मैं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं दूंगी। वहीं अवनी अवनी जब देखती है कि अनिका की कार निकल चुकी है, और वो जो ऑफिसर थे ना, वो तो पहले ही जा चुके थे। हाईवे तक आने के बाद उनकी कार वहाँ पे थी, गाड़ी, तो वो लोग वहाँ पे बैठकर वो निकल चुके थे। वो लोग पूछे भी थे कि क्या आप लोग हमारे साथ चल लेंगे, तो अवनी ने मना कर दिया था कि नहीं, हमारी गाड़ी आ रही है, हम थोड़ी देर में निकल जाएंगे। तो वो लोग जा चुके थे, अनिका की कार भी जा चुकी थी और उसके पीछे बॉडीगार्ड्स भी। अवनी पीछे पलटती है तो उसके वाइट कार की दरवाज़ा एक खोली जाती है और उसमें जाकर वो बैठ जाती है। वो कार गजब की थी, उसमें सारी सुविधाएं थी। एक सिर्फ सीट थी ड्राइवर की और बीच में पार्टीशन लगी हुई थी, और उसके पीछे जो भी जगह थी ना, जैसे मानो एक छोटा सा मिनी रूम की तरह बनी हुई थी, मिनी रूम। वहाँ पे सारी व्यवस्था थी, बहुत छोटी थी, हालांकि कार की तरह ही थी, लेकिन सारी व्यवस्था की गई थी। उसमें उसके कपड़े, छोटी सी मिनी फ्रिज, आराम करने की व्यवस्था, मतलब सब कुछ था। अगर वो चाहे तो वहाँ रेस्ट भी कर सकती थी, उसके लिए लैपटॉप वगैरह सब कुछ रखी हुई थी। वो वहाँ जाती है और बिना वक्त गवाए अपने कपड़े निकालती है और पहनना स्टार्ट कर देती है। वाइट कलर के पूरे कपड़े थे ऊपर से लेकर नीचे तक, ये कुछ और नहीं बल्कि एंजल के ड्रेस थे। कार स्टार्ट हो चुकी थी, आगे पीछे जितने भी एंजल के लोग थे वो सब। अवनी को पहले ही एड्रेस मिल चुकी थी, क्योंकि अवनी ने जो जाल बिछाए थे, ट्रैकिंग वगैरह जो भी थी, जैमर वगैरह सब हट चुकी थी उस बंगले की। और इस बात की खबर अभी तक करण जिंदल को था ही नहीं, ना ही उसके लोगों को, कि उनके साथ हो क्या रहा है। वो सारे एड्रेस वगैरह सब कुछ निकल चुके थे। अवनी के लोग तो थे साथ में शक्ति संगठन के लोग भी उस एड्रेस पे निकल चुके थे। वहीं बंगले के अंदर एक रूम में अवनी को सॉरी बंगले के अंदर एक रूम में अवी को बांध कर रखी गई थी, उसको चेयर से बांध दी गई थी, और करण जिंदल जो है ना, जस्ट उसके सामने चेयर पे बैठा हुआ था और बस प्यार भरी नजरों से अवी को देखे जा रहा था। देखते हुए कहता है, हाय, तुम्हारी खूबसूरती का ना कोई जवाब नहीं है। तुम्हें पता है, बस तुम्हारी ये जो बाल है ना, थोड़े लंबे होते ना, तुम और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती, बहुत खूबसूरत। तुम्हारे लिए जो मेरा प्यार है ना, पागलपन, जुनून, वो कभी कम हुआ ही नहीं, और आज तो ऐसा लग रहा है ना जैसे कि और कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसा लग रहा है अगर किसी ने तुम पे नज़रें उठाकर देख भी लिया ना, तो मैं उसकी आंखें निकाल दूंगा। अरे नहीं, मैं तो उसे जान से मार दूंगा, मैंने ये पहले भी कर चुका है ना।
हाँ, तुम्हारे दोस्त कितने पागल थे तुम्हारे लिए। हाँ ठीक है, दोस्त होते हैं, लेकिन इतना दूर से भी तो बात कर सकते थे ना। तुम्हें टच करने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हारे कंधे पे हाथ रखने की क्या ज़रूरत थी? गले मिलने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हें पता है, जब मैंने ये सारी चीज़ें देखता था ना, तो मेरे अंदर एक आग सी लगती थी। मुझे इतना गुस्सा आता था, इतना गुस्सा आता था, मन तो करता था कि कॉलेज में ही सबकी जान ले लूँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था ना, सबको पता चल जाती। सच बता रहा हूँ, अगर वो जिंदा होते ना तो एक बार फिर से मेरे हाथ से मरते। अभी तक मेरे अंदर उनके लिए गुस्सा भरी पड़ी है। अभी जो है उसकी सारी बातें सुन रही थी, लेकिन वो चुप थी। वो कहते हैं ना कि अगर शेर 2 कदम पीछे लेता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो डर गया है, बस उस मौके का इंतजार कर रहा है कब वो अपना कदम आगे बढ़ाए और एक ही झपट्टे में अपने शिकार का गला दबोच ले। बस अभी शांत बस दिख रही थी, और करण को लगता था कि शायद ये डर गई है अपनी बहन के लिए, क्योंकि अभी को लगता है कि बहन उसकी उसकी वाइफ उसके कब्जे में है, जो कि ये सच था नहीं। और हम करण जो है अच्छे से जानता था कि अगर अभी कपूर को पता चल गई कि उसके कब्जे में उसकी बहन नहीं है, तो इसे छोड़ेगी नहीं। इसीलिए बार बार उसकी बहन के नाम का धमकी देते हुए उसको यहाँ रोक रखा था। खैर, करण जो है आगे बताना स्टार्ट करता है। तुम्हें पता है, तुमने हमारे कितने काम बिगाड़े हैं एक एक के रूप में। अगर उन लोगों को पता चल गई कि एक ही कोई और नहीं अभी कपूर है और साथ ही साथ मेरे कब्जे में है, तो जो भी दुश्मन बचे हुए हैं ना तुम्हारे, वो सब के सब यहाँ आ जाएंगे। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपने मन से मुझे अपना लो और खुशी खुशी मेरे साथ रहो, अपने परिवार को छोड़ो। हाँ, चाहो तो अपनी कंपनी चला सकती हो, और नहीं तो तुम्हारी बहन है ही चलाने के लिए, मैं उसे छोड़ दूंगा। मुझे कुछ और चाहिए भी नहीं, मुझे बस तुम चाहिए, हर कीमत पे। अभी बस उसकी बातें फिर से सुनी जा रही थी। लगभग ऐसी जो है 1 घंटे निकल जाता है। इन 1 घंटों के दौरान करण जिंदल ने उसको बहुत सारी बातें बताई अतीत के लेकर। वो इन लोगों ने किस तरह की कंसाइनमेंट पूरी की है, कितनी लड़कियों को किस जगह पर भेजे हैं, उनके साथ क्या क्या होता है, बच्चों के साथ क्या क्या होता है, ड्रग्स वगैरह का धंधे के बारे में बताते हैं जो कि अभी ने उन्हें पकड़े गए थे, खराब किया था, उन सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं। और ये सारी बातें अभी सुन रही थी, दिमाग में बैठा रही थी, क्योंकि अब इस पे काम करनी थी उसे। करण जिंदल अपने पागलपन, अपने जुनून में अपने ही गढ़े हुए राज को खोले जा रहा था। उसको ये पता नहीं था कि अभी अभी ने जो कपड़े पहन रखे हैं उसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 5 कैमरे लगे थे। 3 आगे, एक पीछे, और एक थोड़े से साइड में, कॉलर साइड में, जो कि एक बटन के रूप में थे। और इसकी बोली हुई सारी बातें, उसका चेहरा, ये जगह, सारी चीज़ें कहीं और बैठे लोग रिकॉर्ड करके उसको वीडियो बना रहे थे, रिकॉर्ड किए जा रहे थे। इसके लिए फांसी के फंदे तैयार किए जा रहे थे, जो कि आने वाले टाइम में जब जल्दी लगने वाले थे। हालांकि फांसी लगेंगे कि डायरेक्ट अवी कपूर के हाथों से मौत, ये तो वक्त बताएगी। करण जिंदल अपनी बातों में लगा हुआ था, और इधर बंगले के बाहर कुछ ही दूर पर, लगभग 1 किलोमीटर के आसपास में, एंजल के गार्ड्स और शक्ति संगठन के गार्ड्स दोनों मिलकर पूरे बंगले को कवर करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये सारी चीज़ें करने में 1 घंटे से ज़्यादा निकल जाती है, और बड़े ही आराम से, जैसे कि होता है ना, उस जंगल जैसी, थोड़ी सी जंगल जैसी एरिया थी, बंगला बहुत सुनसान जगह पर था। तो ज़मीन पे लेट कर धीरे धीरे करके घसीटते हुए खुद को उस बंगले को घेरने में खुद की स्ट्रगल करते हैं, सब कुछ करते हैं ताकि इनकी किसी की भी नज़र में ये ना आए, क्योंकि वहाँ भी करण जिंदल के बॉडीगार्ड्स कम नहीं थे। और धीरे धीरे निशाना लगाते हुए साइलेंसर के जरिए, उनके गन्स में साइलेंसर लगी हुई थी ताकि किसी को कानो कान खबर ना लगे, गन की आवाज़ ना आए, एक एक करके उनको शूट करना स्टार्ट करते हैं मौका देखकर। ये सब करते करते लगभग 1.5 घंटे निकल जाते हैं, और बंगले के बाहर जितने भी गार्ड्स थे सबकी मौत हो चुकी थी। 1-2 बचे हुए थे जो कि थोड़ी सी दूर पर थे या बंगले के बहुत ज़्यादा नज़दीक थे,
या कुछ तो बंगले के होता नहीं है बालकनी साइड या इधर उधर थे, तो उनको थोड़ी मारना मुश्किल हो रही थी, लेकिन फिर भी मौका देख देख कर उन्हें मारी जा रही थी। अवनी जब देखती है कि लोग कम हो चुके हैं बंगले के बाहर, तो वो कार से बाहर निकलती है, अपने हाथों में गन लेती है और एक गन अपने कमर में डालती है और वहाँ से निकल जाती है। धीरे धीरे वो बंगले की साइड बढ़ रही थी। तभी करण जिंदल के किसी आदमी की नज़र उस पर पड़ती है। वो अपना गन निकालता है और उसके सामने जाके खड़ा हो जाता है और कहता है, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? अवनी अवनी जो है एक नज़र भी उठाकर उसको नहीं देखती, उसकी नज़र तो सिर्फ बंगले पर थी। वो अपना गन जो कि हाथ में थी वो लेती है और तुरंत उसके माथे पर शूट कर देती है और वहाँ से बढ़ जाती है। और उसके पीछे एंजल के कुछ लोग सभी सभी जो है बंगले के अंदर कदम रखते हैं। बंगले के अंदर भी बहुत सारे लोग थे, कुछ सीढ़ियों पर, कुछ बालकनी साइड, कुछ हॉल में, हर जगह सिर्फ लोग ही लोग भरे हुए थे हाथों में गन्स लिए। जब उनमें से कुछ लोगों की नज़र इस पर पड़ती है तो वो अपना गन तान देते हैं और कहते हैं, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? अवनी अवनी जब उन लोगों को देखती है और अपने उंगलियों के इशारों से अपने लोगों को कुछ इशारा करती है। वो लोग उसकी उंगलियों पर ही नजर रखे हुए थे। क्या है कि अवनी कपूर जब एंजल के रूप में होती है तो अपनी जुबान का इस्तेमाल नहीं करती है, बस अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करती है। उसकी हर एक उंगली का एक अलग ही इशारा होता है। उंगली घुमाने का मतलब होता है क्या करनी है, उंगली को दो उंगलियों से एक साथ जोड़ने का मतलब क्या होता है वो अलग बात होती है। मतलब हर एक रिएक्शन जो भी उंगली का आता है उसका एक्शन कुछ और होता है। और ये चीज़ उसके लोग बहुत अच्छे से जानते थे। जैसे ही वो लोग देखते हैं उंगलियों का उसका इशारा, वो तुरंत अपना गन निकालते हैं जो कि साइलेंसर लगी हुई थी सबकी गनों पर, और बिना वक्त गवाए एक एक करके उन्हें शूट करना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें तो ये तक मौका नहीं मिलता है कि वो गन उठाकर किसी को शूट करें। जब भी कोई शूट करने की कोशिश करता है ना, तुरंत उसके माथे पर, किसी के दिल पर, किसी के हाथ पर गोली लगती है। बहुत सारी वहाँ पे बॉडी जो है ज़मीन पे पड़ी हुई थी। अवनी ये सारी चीज़ों के बीच में वो वहाँ रुकती नहीं है, वो आगे बढ़ जाती है। आगे बढ़कर पहले वो फर्स्ट फ्लोर पर जाती है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानती थी कि उसकी बहन अगर कहीं होगी तो हो ना हो ऊपर में ही होगी, नीचे वो लोग रखेंगे नहीं, क्योंकि ये बंगला बड़ा था, लगभग सेकंड फ्लोर तक, और काफ़ी बड़ी थी। अवनी ऊपर जाती है और एक एक कमरे के पास से गुजरना स्टार्ट करती है। पूरी की पूरी फर्स्ट फ्लोर छान मारती है लेकिन कुछ मिलता नहीं है। फिर वो सेकंड फ्लोर पर जाती है, लेकिन सेकंड फ्लोर पर जैसे ही वो जाती है ना, एक कमरे से किसी के हंसने की, बातें करने की आवाज़ें आने लगती है। वो बिना वक्त गवाए वो उसी कमरे के पास जाती है जहाँ से ये आवाज़ें आ रही थी। तभी उसके कानों में आवाज़ आती है और वो कहता है, अभी कपूर, तुम्हें अपने पास रखने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा ना मैं करूँगा। तुम्हारी वाइफ को भी यहीं आनी है, अगर खूबसूरत हुई तो रख लेंगे, नहीं हुई तो अपने बॉडीगार्ड को दे देंगे, बस तुम्हें अपने पास रखनी है। अवनी जब अवनी के कान में करण जिंदल की ये बात जाती है ना, तो मानो वो गुस्से से पागल हो जाती है। इसकी इतनी हिम्मत कि उसकी भाभी माँ के बारे में ऐसी शब्द यूज़ करे। वो तुरंत वक्त नहीं गवाती, दरवाज़ा अंदर से लॉक था लेकिन वो ज़्यादा सोचती नहीं है। जो लॉक था उस पर ही एक गन शूट कर देती है और लॉक टूट जाता है। एक लात मारती है, दरवाज़ा खुल जाती है और वो दरवाजे के अंदर यानी कि रूम में एंटर करती है। वहाँ पे सिर्फ करण जिंदल और अभी बैठे हुए थे। अभी पर जब अवनी की नज़र जाती है तो उसकी आंखों को देखकर वो समझ जाती है कि उसकी दीदू जो है शायद अंदर ही अंदर गुस्से के मारे उबल रही है, लेकिन खुद को कंट्रोल की हुई है। जब अभी की नज़र जाती है अवनी पर तो वो भी समझ जाती है कि इस करण जिंदल ने उसे बेवकूफ़ बनाया है। खैर, अब वो कर ही क्या सकती थी, इतने बकवास उसने सुन लिए थे, उसका दिमाग जैसे मानो हिल सा गया था। गुस्से के मारे वो पागल सी हो रही थी। वो तुरंत थोड़ी सी जोर लगाती है, उसके बंधे हुए हाथ उस चेयर से अलग हो जाते हैं। आवनी जो है करण जिंदल के पास जाती है और जाकर उसके कॉलर को पकड़ती है और घसीटते हुए उस रूम से बाहर निकालती है।
और सीढ़ियों के पास जाती है और जाकर तुरंत उसको एक लात मारती है और सीढ़ियों पर गिरते ही लुढ़कते लुढ़कते वो डायरेक्ट ग्राउंड फ्लोर पर आ जाता है और उसके पीछे अवनी और अभी दोनों आते हैं। अवनी जो है उसके कॉलर को एक बार फिर से पकड़ती है और वहाँ पे मारना स्टार्ट कर देती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिया कपूर के बारे में ऐसे वर्ड्स यूज़ करने की। यही सारी बातें बोल बोल कर उसको मारे जा रही थी, बहुत मार रही थी, गुस्से से मानो वो पागल सी हो गई थी। किसी अहरे गहरे के मुंह से अपनी भाभी माँ के लिए ऐसे वर्ड्स सुनकर किसे गुस्सा नहीं आएगा। और अभी अभी जो है खड़े होकर अवनी का ये रूप बस देखे जा रही थी। ऐसा नहीं है कि उसे गुस्सा नहीं आ रहा था, गुस्से से तो वो पागल थी, आंखें जो है लाल पड़ चुकी थी और वो करण जिंदल को जान से मारने वाली थी। लेकिन वो चाहती थी कि उसकी बहन अपना गुस्सा निकाले और वो भी ये देखना चाहती थी कि उसकी बहन किस हद तक जा सकती है अपने लोगों को बचाने के लिए। अवनी अपना गुस्सा निकाले जा रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी भाभी माँ को बारे में ऐसी शब्द यूज़ करने के लिए? तुम हो कौन? तुम्हारी औकात क्या है? तुम ये वो बहुत सारी चीज़ें बोल बोल कर बस मारे जा रही थी। और करण जिंदल बस उसकी बातें सुन रहा था और मार खा रहा था। उसके मुंह से खून निकल रहे थे। इतना अवनी ने मार रखा था, उसके एक दो दांत भी गिर जाते हैं। अवनी का भी हाथ खून खून हो चुका था, कुछ जो है ब्लड उसके मुंह से निकले हुए खून के थे और कुछ जो है शायद उसको भी चोट लगी थी। लेकिन फिर भी वो रुक नहीं रही थी, बस मारी जा रही थी। तभी उसके कानों में एक आवाज़ आती है, अवनी स्टॉप। ये आवाज़ सुनते ही अवनी जो है फ्रीज हो जाती है। ये यूँ कहूँ कि वो खड़ी हो जाती है सीधा। अब उसको मारने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसकी बड़ी बहन की आवाज़ थी जो काफ़ी कड़क थी, तुम्हें अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखना होगा। अगर तुम इसी तरह करती रही तो तुम आगे कैसे बढ़ोगी? पर दीदू, आपने देखा नहीं भाभी माँ के बारे में इसने क्या बोला? हाँ, मैंने देखा, मैंने सुना भी। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है। अवनी, कभी कभी गुस्से का इस्तेमाल से ज़्यादा दिमाग का यूज़ करना सीखो। इसको तो मरनी है और एक ऐसी मौत मरेगा ये कि अगला जन्म लेने से पहले ये 100 बार सोचेगा। अगर गलती से भी इसने जन्म ले लिया ना तो कभी भी कपूर्स के साथ पंगा नहीं लेगा। ये बोलकर वो उस इंसान के पास जाती है और जाते हुए उसके पास ही बैठ जाती है। बैठकर अपने लोगों में से किसी एक की आवाज़ लगाती है। कहते हैं टाइगर, टाइगर, यस। शक्ति संगठन को अभी लीड कर रहा है टाइगर। टाइगर जो है अवनी के साथ ही आया था। अवनी के साथ नहीं कह सकते थे, वो सभी जो है अपने अपने तरीके से आए थे, लेकिन यहाँ आने के बाद साथ में मिलकर काम कर रहे थे। वो आता है सामने, अभी अपना हाथ आगे बढ़ाती है तो टाइगर अपनी जेब से एक इंजेक्शन निकाल कर उसके हाथों में रख देता है और रखते हुए साइड हो जाता है। अभी अवनी की तरफ देखती है और कहती है, गुस्से का सही इस्तेमाल करना सीखो, अपने पावर का सही यूज़ करो। तुम्हारे हाथों को लग गई है। तुम अपनी भाभी माँ से क्या कहोगी कि तुम्हें ये कैसे लगी? तुम्हारे खून का हर एक कतरा सिर्फ तुम्हारा नहीं है, कपूर खानदान का कर्ज है तुम्हारे ऊपर। एक भी ब्लड, एक भी कतरा तुम्हारे शरीर से गिरे तो सिर्फ अपनों के लिए, ना कि अपने गुस्से की वजह से किसी और के लिए। अवनी अपना सिर झुकाए खड़ी थी और वो कहती है, सॉरी दीदू, तुम्हारे सॉरी का कुछ नहीं किया जा सकता। तुमने जो गलती की है उसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी, ताकि फ्यूचर में तुम अपना ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा रखो और गुस्से का सही इस्तेमाल करना सीखो। वो इंजेक्शन जो है उस इंसान के गले पर लगा देती है और कहती है, तुम जो है तड़पो, तुम्हारी मौत तो होगी लेकिन इतनी तड़प, इतने दर्द तुम झेलोगे, दुआ भी करोगे ना तो ऊपर वाला तुम पे तरस नहीं खाएगा जब तक इस इंजेक्शन का असर पूरी तरह से हो नहीं जाता। तुमने जितने मेरे दोस्तों को तड़पाया था, तुमने उन्हें मारा था ना, ये एक इंजेक्शन उन सब का हिसाब लेने के लिए काफ़ी है। तुम्हें भी तो पता चले कि तुमने किससे पंगे लिए। अवी कपूर, अवी कपूर से पंगा लिया है तुमने। वो लड़की नहीं है जो सालों पहले कॉलेज में तुम्हारे हर एक हरकत को
चुपचाप इग्नोर कर दिया करती थी। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारी बकवास सुन रही हूँ? तो क्या मुझे गुस्सा नहीं आ रही है? क्या मैं डर गई थी? ना ना, बिल्कुल भी नहीं। अभी कपूर अभी कपूर अपना हिसाब सूद समेत लेती है, जो कि मैंने अभी लिया। 10 मिनट, ओनली 10 मिनट है। उसके बाद जो तुम्हारे अंदर तड़प दर्द उठेगी ना, मैं भी देखना चाहूँगी। ये बोलकर वो खड़ी होती है और उसी चेयर पे जाके बैठ जाती है कि जहाँ पर करण जिंदल राजा की तरह बैठता था। और इस वक्त अभी उस चेयर पर एक क्वीन लग रही थी। अभी अभी को वहाँ देख कर अवनी उसके बगल में जाकर खड़ी हो जाती है और टाइगर उसके लेफ्ट साइड जाके खड़ा हो जाता है। इस वक्त पीआर नहीं आई थी। पीआर जो है वहीं से अपनी चीज़ें जो है संभाल रही थी। यहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही थी ना, सारी लाइव फुटेज चल रही थी संगठन के हेडक्वार्टर में। और वहाँ बैठकर सभी लोग देख रहे थे वो क्रूर अभी को, जो सालों पहले दिखा था उन्होंने, और ये 3 साल के अंदर खो सी गई थी और वो एक बार फिर से वापस लौट आई थी, सिर्फ अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए। करण जिंदल अभी की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या किया तुमने क्या किया है मेरे साथ? अभी अभी जो है उसको इग्नोर करते हुए कहती है 10 मिनट के अंदर तुम्हें पता चल जाएगी, वेट करो, मैंने जो किया है। नहीं तो तुम ऐसा नहीं कर सकती। देखो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? प्यार प्यार क्या होता है तुम्हें पता भी है? प्यार प्यार का मतलब पाना नहीं होता, छीनना नहीं होता, उसको तकलीफ देना नहीं होता। जो तुमने किया है वो प्यार नहीं है, जिद है तुम्हारी, और उसी चक्कर में तुमने ये सारी चीज़ें की है। खैर कोई बात नहीं, मुझे बस मेरे दोस्तों की मौत का बदला चाहिए, उनके हर एक दर्द का बदला चाहिए। सालों पहले मुझसे गलती होगी, मैंने तुम्हें पुलिस वालों के हवाले किया, लेकिन मैं अब ये गलती दोबारा दोहराऊंगी नहीं। तुम्हें तड़प कर मरनी है और यहीं पर मरनी है, ताकि फ्यूचर में कोई भी कपूर्स के साथ पंगा लेने से पहले 100 बार सोचे। ये बोल कर वो एक सिगरेट, जो कि टाइगर टाइगर उसे देता है, जो अपना हाथ आगे बढ़ाती है तो, और उसे जलाते हुए उसका कस लेने लगती है। रवि कपूर सालों पहले इसको छोड़ चुकी थी सिया के प्यार में, और आज वो ले रही थी क्योंकि उसके दिमाग पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस था। वो पुरानी चीज़ें उसको याद आ चुकी थी, उसके दोस्तों की मौत, उनका वो चेहरा, उनकी वो खुशी जब वो साथ में पल बिताया करते थे। उसके माँ बाप की मौत के बाद उसके दोस्तों ने ही तो उसको संभाला था। उसके घर में कौन थी? एक बूढ़ी दादी, एक छोटी बहन और 4 और भाई बहन, जो कि वो भी टूट चुके थे माँ बाप की मौत के बाद। अभी अकेली पड़ चुकी थी। कॉलेज जाना, कॉलेज से कंपनी जाना, बिजनेस हैंडल करना, घर जाना, जैसे मानो उसके दिमाग पर इतनी प्रेशर पड़ चुकी थी कि वो अपने अपने आप को खोने लगी थी। लेकिन उसके वो दोस्त ही थे जो उसे संभाला करते थे हर एक चीज़ में। टाइम से लंच करवाना, टाइम से उसके साथ वक्त बिताना, हंसी मजाक करना, पढ़ाई में हेल्प करना या पढ़ाई में इंजॉय, मतलब हर एक चीज़, हर एक पल। भले ही अभी इंजॉय करे या ना करे, लेकिन उसको खुश रखने की कोशिश वो कर रहे थे हर एक चीज़ में, हर एक चीज़ में। अभी को वो सारे पल याद आ रहे थे, अपने दोस्तों के साथ बिताए हुए हर एक दिन याद आ रहे थे। उसकी आंखों में दर्द, तकलीफ, गुस्सा, नफरत, नाराजगी, हर एक चीज़ थी। उसके कानों में कुछ वर्ड्स गूंज रहे थे, कुछ वर्ड्स, अभी हम हैं ना तुम्हारे साथ, तुम क्यों परेशान हो रही हो? हम जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेंगे, हम एक तो अच्छे दोस्त बन के रहेंगे, तुम्हारे हर एक तकलीफ में तुम्हारे साथ रहेंगे। अभी उस दोस्त को याद करती है जो सड़क पर, जिसका एक्सीडेंट हुआ था, जिसके हॉस्पिटल में उसने देखा था, जिसे ये करण जिंदल ने इतनी बेरहमी से मार डाला था। करण जिंदल की चीखने की आवाज़ें आने लगती है और अभी अपने होश में आती है
करण जिंदल दर्द से तड़प रहा था, अपने हाथ पैर मार रहा था। इतना दर्द, इतना तड़प, उसकी नसें तनने लगी थी जैसे मानो वो फट कर बाहर आ जाएंगी। इस तरह की चीज़ें हो रही थी उसके साथ। उसके गले की जो नस थी वो साफ साफ नजर आ रही थी, वो फूल चुकी थी, वो उठ चुकी थी उसकी नस। इतना ज़्यादा वो दर्द और तकलीफ में था। वो अभी की तरफ देख रहा था जैसे भीख मांग रहा हो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे बचा लो, मैं सह नहीं पा रहा हूँ ये सारी चीज़ें। अभी बस उसको देख रही थी नफरत भरी निगाहों से। अवनी भी अवनी भी अपनी बहन के ये क्रूर साइड को देखा तो था, लेकिन इस हद तक नहीं देखा था उसने। सभी जो उसको देखते हैं, टाइगर भी कहीं ना कहीं उसके माथे से भी पसीने आ रहे थे ये रूप देखकर अवनी का। उसने तो कुछ किया ही नहीं था, ना ही उसको एक हाथ उठाया, ना मारा, ना कुछ, सिर्फ एक इंजेक्शन दिया। और वो हर मार, हर तकलीफ, हर एक चीज़ से इंसान को दर्द से भी दर्दनाक चीज़ें करा सकता था, और वो हो रहा था। करीबन 15 मिनट तक वो इंसान तड़पता रहता है, और वो नसें नसें जैसे मानो उसके शरीर को फाड़ते हुए बाहर निकली। इतनी फूल चुकी थी, वो साफ साफ नजर आ रही थी, ऐसा मानो जैसे 1 इंच के आसपास वो उठ चुकी थी उसके शरीर से, नसें, सारी नसें। और कुछ ही मिनट बाद कहीं कहीं की नसें उसकी फटना स्टार्ट हो जाती, और वो इंसान की दर्दनाक मौत वहीं पर हो जाती है। और जैसे ही उसके शरीर से उसकी आत्मा बाहर आती है, वैसे ही अभी अपनी चेयर, मतलब उस चेयर से खड़ी होती है और टाइगर को कुछ इशारा करती है, और वहाँ से अवनी का हाथ पकड़ती है और वहाँ से निकल जाती है। करीबन 2 मिनट बाद टाइगर भी उस बंगले से बाहर निकलता है, और जैसे ही वो लोग बंगले से थोड़ी सी दूरी पर जाते हैं, वो बंगला ब्लास्ट कर जाता है। सभी जो है गाड़ी में बैठते हैं, और वहाँ पे 5 मिनट तक सभी गाड़ियाँ रुकी रहती है, और अवनी और अभी एकटक बस बंगले को देखे जा रहे थे। जिंदगी की एक सबसे बड़ा बोझ अभी के दिल से उतर चुका था। उसने अपने दोस्तों की मौत का बदला ले चुकी थी। कहीं ना कहीं उसको अब वो चीज़ का सुकून मिल रहा था कि अब मेरे दोस्त की आत्मा का शांति मिली होगी, शायद शायद अपने हत्यारों को मरते हुए देखकर। उसकी आंखों में नमी भी थी। इतने स्ट्रॉन्ग पर्सन, जब कहते हैं ना, बात जब अपनों पर आती है ना, तो दुनिया का हर एक इंसान टूट सकता है, आंखों में आंसू आ सकते हैं, चाहे वो कोई भी अपना हो। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में, और देखते हैं कि आगे क्या होता है, और अवनी और अनिका का रिश्ता कैसे आगे बढ़ता है। क्या दोनों के बीच में प्यार पनपना स्टार्ट हो गया है, या फिर कुछ और होने वाला है, सब जानेंगे आने वाले एपिसोड में। स्टोरी थोड़ी सी लेट हो रही है, वो क्या है ना कि यहाँ पे बहुत ठंडी पड़ रही है, पहाड़ी जगह है मेघालय, और यहाँ पर नेटवर्क इशू तो नॉर्मल डे में होती है, अभी तो ठंड के कारण सबकी हालत ख़राब है। क्या कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए।